हेलो फ्रेंड, मैं नीलेश कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अवकलनीयता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अवकलनीयता है क्या, अवकलनीयता किसे कहते हैं। तो वैसे फलन जिसका ग्राफ संतत और चिकना दोनों हो, संतत भी हो और चिकना भी हो, वैसे फलन जिसका ग्राफ संतत और चिकना दोनों हो तो उस फलन को अवकलनीय फलन कहते हैं और यह घटना अवकलनीयता कहलाती है। फिर से हम लोग समझते हैं, वैसे फलन जिसका ग्राफ संतत और चिकना दोनों हो उसे अवकलनीय फलन कहते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं और यह घटना अवकलनीयता अर्थात डिफरेंशिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है, देखते हैं ऊपर लिखा हुआ है अवकलनीयता का डिफिनेशन। अवकलनीयता कहता है कि यदि किसी फलन का ग्राफ संतत और चिकना हो, मतलब संतत भी और चिकना भी हो, केवल संतत नहीं, क्योंकि संतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग को बोलना है संतत हो और चिकना हो तो वैसे फलन अवकलनीय फलन कहलाता है और यह घटना अवकलनीयता कहलाती है, जिसे इंग्लिश में डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं, जो डीसी में इंटीग्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि चिकना का अर्थ क्या है। तो वैसे फलन जिसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या और राइट हैंड डेरिवेटिव का वास्तविक मान परस्पर बराबर हो, मतलब किसी फलन का LHD और RH का फिनाइट वैल्यू दोनों इक्वल रहे तो वैसे फलन का ग्राफ चिकना होता है, स्मूथ होता है और वैसे फलन संतत भी होगा। जितना भी अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन संतत होते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं साधारण भाषा में इस तरह से भी हम लोग अवकलनीयता को डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे फलन जिसका LHD और RH दोनों परस्पर में इक्वल हो, बराबर हो, तो वैसे फलन अवकलनीय फलन कहलाता है और इस घटना को अवकलनीयता कहते हैं। यहां पर चिकना का अर्थ क्या रखता है, LHD बराबर होना चाहिए क्या, RH, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। LHD का विस्तार रूप होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RH का विस्तार रूप होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि समता हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले पार्ट में हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़े थे कि कब कोई फलन कॉन्टिन्यूअस होगा और कब कोई फलन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। फिर भी उसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। संतत कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहता है कि यदि किसी फलन का LHL, RHL और f(a) तीनों आपस में बराबर हो, मतलब किसी फलन का LHL, RHL और f(a) तीनों आपस में बराबर हो जाए तो वह फलन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अन्यथा किसी भी कंडीशन में अगर तीनों बराबर नहीं हुआ, तीनों बराबर न रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर तीनों बराबर है तो हम लोग उस वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। LHL का विस्तार रूप क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का होता है राइट हैंड लिमिट और f(a) का मतलब होता है फंक्शंस वैल्यू एट पॉइंट A, मतलब A बिंदु पर किसी फलन का मान, उसको हम लोग क्या कहेंगे, f(a). RHL राइट हैंड लिमिट, मतलब दाया पक्ष सीमा और LHL का विस्तार रूप होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, बाया पक्ष सीमा। और यहां पर LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे बाएं तरफ से अवकलज या बाएं से अवकलज, और RH को कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग दाएं तरफ से अवकलज या दाएं से अवकलज। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं संतत और अवकलनीयता में संबंध, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अवकलनीय और संतत फलन में संबंध।
मतलब अवकलनीय फलन डिफरेंशिएबल फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आप लोग बता दें कि जो फलन अवकलनीय होगा, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। जो अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, वह पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ देखते हैं, कहता है कि यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स चर वाला अगर कोई फलन है, अर्थात यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु पर अवकलनीय है, अगर कोई फलन किसी पॉइंट पर क्या है, अवकलनीय है, तो अवश्य ही वह फलन उस बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। मतलब अर्थ इससे यह निकलता है कि जो फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल फंक्शन अवश्य ही कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं है। हम अभी बोल रहे हैं कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, तो वह अवश्य ही वह फलन उस बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। परंतु कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह संतत होगा या नहीं होगा। मतलब संतत भी हो सकता है और असंतत भी हो सकता है। फिर से हम लोग देखते हैं, कहता है कि यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु पर अवकलनीय हो, तो अवश्य ही वह फलन उस बिंदु पर संतत भी होता है। मतलब जो फलन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, जिसको हम लोग डीसी ज्ञात कर सकते हैं, वह फलन अवश्य ही क्या होता है, संतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। परंतु जो फलन अवकलनीय नहीं है, मतलब जिसको हम लोग डीसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वैसे फलन संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन। मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब इसको हम डीसी नहीं कर सकते हैं, किंतु यह संतत भी होता है और असंतत भी होता है। अगर कोई वास्तविक संख्या ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, इस पर कोई मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन यही कोई दशमलव पूर्णांक जैसे 2.5, 3.8, 9.2, इस तरह से अगर कोई संख्या ले ले, कोई दशमलव पूर्णांक ले ले, तो उस बिंदु पर मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से इसको हम लोग समझते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब जिसको हम लोग डीसी ज्ञात कर सकते हैं, तो वह फलन संतत भी होता है। मतलब जो अवकलनीय है वह संतत भी हो सकता है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम मतलब उल्टा, अवकलनीय है तो संतत हो सकता है, अवकलनीय है तो संतत होगा, परंतु अगर अवकलनीय नहीं है, मतलब उसको हम लोग डीसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो वह फलन संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे महत्तम पूर्णांक फलन, मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन, जैसे मान लिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स है, तो यह अवकलनीय नहीं है, यह अवकलनीय नहीं है, परंतु संतत भी होता है और असंतत भी होता है। अगर कोई वास्तविक संख्या ले ले, तो वास्तविक संख्या 2, 3, 4, 5 पर यह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यही दशमलव पूर्णांक अगर कोई ले लिया जाए, जैसे 2.5 या फिर 5.5 या 7.5, अगर इस तरह से ले ले, तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि अगर अवकलनीय नहीं है, मतलब जिसको हम लोग डीसी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो वह संतत भी हो सकता है और असंतत भी हो सकता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है। कब? जब अवकलनीय नहीं है। लेकिन अगर अवकलनीय है, तो वह अवश्य ही क्या होगा, संतत भी होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु पर संतत है, यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु पर क्या है, संतत है, तो वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग समझते हैं साइन एक्स। साइन एक्स एक प्रकार का त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन है, और हम जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में क्या होते हैं, संतत होते हैं। सभी त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो साइन एक्स
संतत है तो इसको हम लोग डीसी भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हम ले लें मोड एक्स, मोड एक्स संतत है भाई, मोड एक्स संतत है परंतु यह अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किंतु असंतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। अगर संतत है तो वह अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यही अगर डिस्कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, मतलब अवकलनीय भी नहीं होगा। अर्थात उसका उस फलन का LHD और RHD का फिनाइट वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। कब? जब वह फलन डिस्कंटिन्यूअस होगा तब। आशा करते हैं कि आप लोग के दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। कहता है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो अवश्य ही वह फलन उस बिंदु पर क्या होगा? संतत। अवकलनीय है मतलब LHD RHD के बारे में आगे हम तुरंत पूरा विस्तार में बता रहे हैं और उसका बीजीय व्यंजक मतलब उसका सूत्र भी हम सत्यापन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वह फलन अवश्य ही संतत होगा, मतलब जिसको हम लोग डीसी ज्ञात कर सकते हैं वह संतत भी होता है। परंतु अगर अवकलनीय नहीं है, यदि कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो वह संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखें महत्तम पूर्णांक फलन, यह अवकलनीय नहीं है, यह डिफरेंशिएबल नहीं है, किंतु यह कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस दोनों हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। कहता है कि यदि कोई फलन f(x) किसी बिंदु पर संतत है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखते हैं sin x त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर कोई और ले सकते हैं f(x) बराबर x² या f(x) बराबर x² प्लस sin x। मतलब ये मतलब अवकलनीय है, मतलब संतत है, sin x संतत है परंतु अवकलनीय भी है। मतलब कहने का मतलब है कि संतत भी है और अवकलनीय भी है। अब यही लेते हैं मोड x, संतत है, मोडलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है परंतु अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फलन संतत है वह फलन कोई जरूरी नहीं है कि अवकलनीय होगा ही, मतलब अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परंतु यदि कोई फलन असंतत है तो असंतत फलन अवकलनीय नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी फलन का अवकलनीयता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और उसको ज्ञात करने से पहले हम लोग बीजीय व्यंजक इसका सत्यापन करते हैं कि LHD बराबर क्या होगा, RHD बराबर क्या होगा, f' बराबर क्या होगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटा h का सत्यापन। अर्थात हम अब आप लोगों के सामने सिद्ध करने जा रहे हैं कि f' का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वह लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटा h कैसे होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। इसे मान लिया जाए कि y बराबर f(x) कोई फलन है, मान लिए कि y बराबर f(x) क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक है, और x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होता है, डेल्टा x चाहे डेल x, डेल्टा x, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। कौन डेल्टा है? छोटी डेल्टा। बड़ी डेल्टा को हम लोग ऐसे त्रिभुज और एक थोड़ा सा डार्क होगा। ठीक है, ये हो गया बड़ी डेल्टा और ये हो गया कौन डेल्टा? छोटी डेल्टा। तो मान लिए कि y बराबर f(x) क्या है, कोई
फंक्शन है, फलन है, अर्थात एक्स चर वाला कोई फंक्शन है जिसे मान लिया y बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब एक्स में अल्प परिवर्तन हो गया कितना, डेल्टा एक्स, और इसी के संगत y में भी अल्प परिवर्तन हुआ है कितना, डेल्टा y। फिर से हम लोग समझते हैं, मान लिए कि एक्स चर वाला कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसके एक्स में अल्प परिवर्तन हम कितना किए, डेल्टा एक्स, और y में अल्प परिवर्तन कितना किए, डेल्टा y। यहां पर इसके ऊपर लिख देना पड़ेगा आप लोगों को कि मान लिया कि एफ ऑफ एक्स एक्स चर वाला कोई फलन है जिसके एक्स में अल्प परिवर्तन डेल्टा एक्स करने पर y में भी अल्प परिवर्तन डेल्टा y हो जाता है। तो यहां से लिखेंगे, तो चूंकि y बराबर क्या माने हम, एफ ऑफ एक्स, अब x में अल्प परिवर्तन, x में अल्प परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा x, डेल्टा x, x में अल्प परिवर्तन कितना कर दिए, डेल्टा x। अब डेल्टा x या तो पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x में अल्प परिवर्तन किए डेल्टा x, तो फंक्शन का जो वैल्यू हो गया वह एफ ऑफ एक्स प्लस क्या हो गया, डेल्टा x, जिसके कारण y में भी संगत परिवर्तन कितना हुआ है, संगत मतलब उसी के अनुरूप परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा y। तो यहां हो जाएगा y प्लस कितना, डेल्टा y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लिए समीकरण सेकेंड, ठीक है। फिर से हम उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखना पड़ेगा कि मान लिया कि एक्स चर वाला कोई फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स है, जिसके x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x करने से y में भी संगत अल्प परिवर्तन डेल्टा y हो जाता है। तो y बराबर यहां पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, इसको मान लिया हम समीकरण फर्स्ट, और y में अल्प परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा y, x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। जो इक्वेशन जो सेकेंड है उसमें से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे समीकरण सेकेंड, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे में हो जाएगा y बराबर एफ ऑफ एक्स। ये दोनों को हम माइनस कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि घटाव में चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और माइनस में रहेगा वो प्लस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो प्लस है तो इसको क्या कर दिया माइनस, ये भी इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो प्लस है तो इसको हम क्या कर दिए माइनस। अब वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा क्या, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, और इधर बच जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग देने पर, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्या करने पर, भाग देने पर, मतलब दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से भाग दे रहे हैं। तो इधर है डेल्टा वाई है, तो डेल्टा वाई तो नीचे आ जाएगा क्या, डेल्टा एक्स से, एलएचएस में भी भाग दे रहे हैं और आरएचएस में भी। तो डेल्टा एक्स था तो डेल्टा वाई था, तो डेल्टा वाई में हम डेल्टा एक्स से क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो हो गया डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई। अब इधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अब बटे में आ जाएगा इधर क्या, डेल्टा एक्स, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दोनों तरफ लेते हैं लिमिट, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेने पर दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स बराबर, इधर भी लिमिट हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटे कितना, डेल्टा एक्स, ठीक है।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक कहते हैं। अवकल गुणांक कहते हैं जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स है, इतना को लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स को एफ ऑफ एक्स का कौन गुणांक कहते हैं? अवकल गुणांक कहते हैं, जिसे हम लोग एफ डैश एक्स, पहले इतना आप लोग उतारिए, इसको हम लोग एफ डैश एक्स या वाई डैश या फिर y1 या dy बाई डी एक्स इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम आप लोग बताएं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को अवकल गुणांक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, इसे अवकल गुणांक को ही हम लोग अवकलज भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहां पर हम लोग फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को अवकल गुणांक या अवकलज कहा जाता है, जिसे dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स या वाई डैश या y1 या डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स या डी कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स से सूचित किया जाता है या सूचित करते हैं। किसको? अवकल गुणांक या अवकलज को। डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव को हम लोग dy बाई डी एक्स या एफ डैश या वाई डैश या y1 या डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स या डी एफ ऑफ एक्स से सूचित करते हैं। इसलिए अभी हम लोग देखे थे क्या? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर था, हमको मान कितना था? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटे कितना? डेल्टा एक्स। अभी हम इतना लाए थे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब हम अभी क्या बोल रहे हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक। लिमिट 11th क्लास में हम बता चुके हैं फुल्ली इसके बारे में। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक। और अवकल गुणांक को dy बाई डी एक्स से या एफ डैश एक्स से या वाई डैश से सूचित करते हैं। इसलिए हमको क्या हो जाएगा? इसके जगह पर हम लिख देंगे, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? dy बाई डी एक्स से, या फिर एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं या वाई डैश भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख दिए? dy बाई डी एक्स, या फिर हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सूत्र, सत्यापन हो गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स बराबर सूत्र होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बट डेल्टा एक्स। यदि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की जगह h टेंस टू 0 लिया जाए, h टेंस टू 0 लिया जाए, मतलब जो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है वहां पर h टेंस टू 0 कर दे, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा? h, एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स बटे क्या? h। ठीक है, यह हो गया क्या? किसी भी फलन का डेरिवेटिव, अर्थात हम लोग उसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, अवकल गुणांक।
तो किसी फलन का एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और इसके आगे अब हम आप लोग बताते हैं एल एच डी बराबर क्या सूत्र होता है, आर एच डी बराबर क्या सूत्र होता है। ठीक है, तब हम लोग एल एच डी और आर एच डी का मान ज्ञात करते हैं कि एल एच डी का मान कितना होता है और आर एच डी का मान कितना होता है। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये एक्स एक्स डैश हो गया और ये वाई वाई डैश हो गया। वाई एच पर वाई बराबर हम इसको वाई एच को हम मान लिए क्या, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, जिसे मान लिए कि यहां पर कोई बिंदु क्या है ए। अब ए से आगे यह है, तो ए से आगे है तो ए से बड़ा होगा, और यह ए से पीछे है तो ए से क्या होगा, ये छोटा होगा। इसे हम लोग समझते हैं, मान लिया है कि यह कोई संख्या रेखा है, इस पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6। अब 3 को हम मान लिए कि मध्य बिंदु हो गया। अब 3 से आगे, 3 से क्या आगे, तो 3 से आगे जो होगा वह 3 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 3 से पीछे जो होगा वह 3 से क्या होगा, छोटा। फिर से 3 से जो 3 हो गया, इस संख्या रेखा पर जो 3 हुआ, 3 से आगे के जो बिंदु होगा वह 3 से क्या होगा, बड़ा। 3 से बड़ा मतलब 3 प्लस समथिंग। ठीक है, और 3 से पीछे अर्थात कौन, बाएं तरफ जो होगा वह 3 से क्या होगा, छोटा, अर्थात 3 माइनस समथिंग होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ए, तो ए से आगे वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या मान लिए, ए प्लस एच, और ए से पीछे वाला जो पॉइंट है इसको हम मान लिए ए माइनस एच। ए से आगे वाला ए प्लस एच, और ए से पीछे वाला जो हो गया, मतलब ए से जो दाहिने तरफ है वह ए प्लस एच, और ए से बाएं तरफ जो है उसको हम क्या मान लिए, ए माइनस एच। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे आप लोग। जैसे कि मान लिए कि ये एक्स एक्स डैश हो गया और ये हो गया वाई वाई डैश। ठीक है, ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया ओ। अब यहां पर एक्स अक्ष पर यह पॉजिटिव मान सब होगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 3 हो गया, और क्या हो गया, 4 हो गया। वाई अक्ष पर 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। समान लिए कि 4 पर कोई बिंदु P है, 4 पर मान लिए कोई बिंदु क्या है, P है, तो P का नियामक कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि P है एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x, 0 होता है, अर्थात एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का कोटि क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर यहाँ पे P, 4 की जगह पर P है, 4 पर कोई बिंदु क्या है, P है, तो P का नियामक कितना हो जाएगा, 4, 0। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x, 0 होता है, जहां x हो गया क्या, भुज, और हम जानते हैं कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो यहां से मूल बिंदु से यहां तक की दूरी कितना हो गया, 4 इकाई, 4 इकाई। तो यह P का जो नियामक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 4, 0। अगर इस पर निकालते हैं वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0, y होता है, अर्थात वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक में भुज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर देंगे, y का नियामक क्या है, वैसे y यहाँ पर P हो गया, इसको मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया, Q। क्या है, 4 बिंदु पर जो 4 है, यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु क्या है, Q है, तो Q का नियामक क्या हो जाएगा, 0, 4, 0, y, तो y मतलब कोटि यानी कि मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी, तो मूल बिंदु से y अक्ष की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ जो Q होगा, Q के नियामक में भुज हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि Q y अक्ष पर है, और y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का भुज क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर Q का नियामक हो जाएगा कितना, 0, 4। अब हम मान लेते हैं कि इस तरह से कोई है, मान लिए कि यहां पर कोई बिंदु हो गया। ठीक है, इस बिंदु का नाम हम दे दिए क्या, A। जो लौक रहा है, एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु से 4 चतुर्थांश का 4 क्वाड्रेंट का निर्माण होता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव होगा, तो इसमें क्या है, A। तो A का जो मान होगा कितना होगा, तो हम देखेंगे, पहले भुज लिखते हैं, एक किसी भी बिंदु के नियामक पहले भुज, उसके बाद कोटि। तो भुज में तो मूल बिंदु से कितना है, यहाँ पर देखते हैं कितना भागा हुआ है, तो 4,
तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर में है कितना है 2, तो ए का जो नियामक होगा वह कितना होगा 4, 4 हो गया भुज और 2 हो गया क्या कोटि। 4 भुज मतलब एक्स अक्ष से कितना दूरी 4 इकाई और वाई अक्ष से कितना दूरी कितना है मूल बिंदु से कितना दूरी है 2 इकाई। ठीक है, तो ए का जो नियामक होगा ए का नियामक कितना हो जाएगा 4, 2। अगर हम जैसे मान लिए किसी बिंदु का नियामक है x, एफ ऑफ एक्स, मान लिया जाए कि किसी बिंदु का नियामक है x, y, ठीक है, जहां x हो गया भुज और एफ ऑफ एक्स हो गया क्या कोटि। अगर हम भुज लेते हैं a तो कोटि कितना हो जाएगा एफ ऑफ a। अगर मान के चलो कि भुज हम ले लेते हैं a प्लस एच तो कोटि हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच। अगर हम भुज लेते हैं a माइनस एच तो कोटि कितना हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एच। कब होगा जब किसी बिंदु का नियामक x, एफ ऑफ एक्स रहेगा तब, मतलब किसी बिंदु का भुज हो गया x और कोटि हो गया एफ ऑफ एक्स। तो हम अगर a लेते हैं तो कोटि कितना हो जाएगा एफ ऑफ a, अगर a प्लस एच लेते हैं तो कोटि हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, अब जिसे मान लिया जाए कि यह जो बिंदु है a है, ठीक है, और इस बिंदु का नोमेनक्लेचर नाम हम दे दिए b और इस बिंदु का हम नाम दे दिए क्या c। ठीक है, अब हम निकालते हैं a का नियामक। किसका नियामक? a का नियामक निकाल रहे हैं। तो a में पहले भुज उसके बाद कोटि। तो a देख रहे हैं किस बिंदु एक अक्ष पर कहां पर टच करा a पर, तो a हो जाएगा, और y अक्ष पर तो एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो अगर x है तो एफ ऑफ एक्स, अगर a रखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ a। ठीक है, ठीक उसी प्रकार b का निकालते हैं। तो b एक्स एक्सिस पर कहां टच कर रहा है a प्लस एच पर, तो ये हो जाएगा भुज, तो भुज हो जाएगा इसका क्या a प्लस एच, और कोटि कितना हो जाएगा, तो कोटि हो जाएगा एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक उसी प्रकार c का अगर निकालते हैं तो c का क्या हो जाएगा, c एक्स एक्सिस पर कहां टच कर रहा है a माइनस एच, तो ये हो जाएगा a माइनस एच कॉमा, और जो कोटि कितना हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच। अब आप लोगों को बता दे सेकेंड के बारे में। किसके बारे में? सेकेंड के बारे में। ये जो वक्र दिख रहा होगा, ये जो वक्र है, ये वक्र, तो किसी भी वक्र को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला, काटने वाला जो रेखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। किसी भी वक्र को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर काटने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, जिसे हिंदी में छेदिका या काटने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो वक्र है, ये जो वक्र, इसे मान लिया जाए कि एम और एन हो गया, जो एम एन जो दिखाई दे रहा है, एम यहां पर मान लेते हैं कि कुछ को मान सकते हैं एक्स, एक्स नहीं इसको हम मान लेते हैं जेड। एम जेड एन जो वक्र दिखाई दे रहा है, तो एम जेड एन वक्र में जो ए बी हो गया वह एक प्रकार का सीकेंड है। ए बी क्या है, एक प्रकार का क्या है, सीकेंड। और इस सीकेंड का हम क्या नाम दे रहे हैं, सीकेंड ए बी। सीकेंड क्या नाम दे दिए, ए बी। मतलब ए से बी के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड ए बी। क्यों कहेंगे सेकेंड, क्योंकि किसी वक्र को क्या कर रहे हैं, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी जैसे वक्र हो गया, एगो यहां पर कट करे, एगो यहां पर कट करे, तो ये जो हो गया ए हो गया और सी हो गया, तो ये जो ए सी जो बना इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीकेंड ए सी। क्यों, क्योंकि यह किसी वक्र को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर ये सी हो गया और ए हो गया, तो ए से सी यानी कि हो गया ए सी, ए से सी यानी कि ये हो गया क्या, ए हो गया ए बी, और ये हो गया क्या, ए सी। ए से सी तक क्या हो गया, ए सी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड ए सी। यहां पर लिखा हुआ सेकेंड ए बी, यहां पर लिखा हुआ सेकेंड ए सी। ठीक है, और अब हम लोग 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सेकेंड ए बी, मतलब सेकेंड ए बी का ढाल बराबर, ढाल मतलब स्लोप, ढाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप। किसी भी फंक्शन को अगर एक्स के सापेक्ष चाहे किसी भी स्वतंत्र चर के सापेक्ष अगर एक बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो प्राप्त होता है उसे हम स्लोप या ढाल कहते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स कोई फलन हो गया, तो इसको अगर हम एक बार डीसी कर दिए तो हमको मिल गया एफ डैश एक्स, तो
तो एफ डैश एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे, ढाल कहेंगे। फिर से हम लोग समझते हैं, इसे मान लिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है 2x। अगर 2x का कोई ढाल कहेगा तो इसको हम लोग एक बार x के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर, तो cx का डीसी होता है c, cx का डीसी क्या होता है c। ठीक उसी प्रकार 2x का डीसी क्या हो जाएगा, 2 होगा। कैसे होगा इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, यहां पर हम पढ़ रहे हैं सीकेंट ए बी का ढाल। तो सीकेंट ए बी के ढाल बराबर सूत्र 11th क्लास में हम बताए थे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब हम लोग देखते हैं सीकेंट ए बी हो गया, तो ये इसको मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं क्या, बी। तो ए वाला बिंदु के नियामक को हम लोग मान लिए x1 y1, x1 y1, और बी जो बिंदु है इसका नियामक मान लिए क्या, x2 y2। ए के नियामक को मान लिए x1 y1 और बी के नियामक को मान लिए x2 y2। ठीक है, अब x1 y1, अब x1 ए, इसमें देखते हैं ए बी नजर आ रहा होगा, ए बी नजर आ रहा है, ए बी। तो ए का नियामक कितना दिया हुआ है, ए एफ ऑफ ए का नियामक दिया हुआ है ए एफ ऑफ ए, और बी सॉरी हाँ ए का नियामक हो गया ए एफ ऑफ ए। अब बी, तो बी का नियामक यहां पर लिखा हुआ कितना, ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ये बी का नियामक हो गया और ए के नियामक हो गया। ए के नियामक को x1 y1 मान लिए, बी के नियामक को क्या मान लिए, x2 y2 मान लिए। तो हम निकाल रहे हैं सीकेंट ए बी का ढाल, मतलब ए बी का ढाल निकाल रहे हैं। तो ढाल बराबर क्या सूत्र होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, y2, तो y2 का मान यहां पर देख रहे हैं y2, तो y2 का संगत क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहां पे लिख देंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस y1, तो y1 का मान कितना है यहां पर, एफ ऑफ ए, y1 का मान कितना है, एफ ऑफ ए बटे x2, तो x2 का मान ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो x2 y2, तो x2 का मान कितना है, ए प्लस एच माइनस x1, तो x1 का मान यहां पर कितना है, ए से कैंसिल हो गया, तो हमको बच गया कितना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे क्या, एच। ठीक है, ये हमको मिल गया सीकेंट ए बी का क्या, ढाल मिला। ठीक है, अगर इसमें हम लिमिट एस टेंस टू 0 लगा दें, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे क्या, एच। अगर इसमें हम लिमिट एस टेंस टू 0 लगा दें तो स्पर्श रेखा ए बी का हमको क्या मिल जाएगा, ढाल मिल जाएगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, इसलिए स्पर्श रेखा ए बी का ढाल, स्पर्श रेखा ए बी का ढाल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे क्या, एच हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग सोचते हैं जो ए प्लस एच है, ए प्लस एच से ए की ओर हम अप्रोच करते हैं। तो हम लोग ए पर ए प्लस एच से, तो ए प्लस एच मतलब किस साइड है, लेफ्ट या राइट, राइट साइड में है। ए प्लस एच मतलब ए प्लस एच से ए की ओर अप्रोच करे, अर्थात किस साइड से एक तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, राइट से या लेफ्ट से, तो राइट साइड से। तो ये जो ए मिला, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे एच मिला, यह हम ए पर राइट साइड से अप्रोच करने से, पहुंचने से स्पर्श रेखा ए बी का ढाल मिला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर एच डी कहते हैं। आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दाएं तरफ से अवकलज या दाएं से अवकलज मिला। तो ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, आर एच डी बराबर, आर एच डी बराबर क्या सूत्र होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटे एच होता है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार हम लोग सीकेंट ए सी का ढाल निकालते हैं। सीकेंट क्या, ए सी, तो सी हो गया ए की किस तरफ, लेफ्ट तरफ, तो सी से ए की ओर अप्रोच करेंगे, मतलब ए माइनस ए से ए की ओर अप्रोच करेंगे। तो अगला जो पॉइंट मिलेगा, अगला जो मान मिलेगा वह क्या होगा, एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड
डेरिवेटिव। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड AC का ढाल। सेकेंड AC का ढाल, सेकेंड AC का ढाल तो यही होगा y2 माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं, बस जस्ट उसी तरह से निकलेगा। ठीक है, जिसे मान लिया जाए कि यह कोई लाइन सेगमेंट, कोई रेखाखंड हो गया जिसका नाम क्या है AC। ठीक उसी प्रकार A को मान लिया हम x1 y1 और C के जो नियामक होगा उसको मान लिया क्या x2 y2। तो A का मान यहाँ पर चित्रानुसार एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो A का नियामक कितना है A, f of A C। तो C का नियामक कितना मिल रहा है इसमें A माइनस H, f of A माइनस H, f of A माइनस H। ठीक है, तो A वाला को मान लिया x1 y1 और C वाला को मान लिया x2 y2। अब जस्ट उसी तरह से जैसे पिछले निकाले RHD निकाले, ठीक उसी प्रकार LHD भी निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल रहे सेकेंड AC का ढाल, वहां पर था सेकेंड AB, सेकेंड क्या AB, यहाँ पर है सेकेंड AC। तो सेकेंड AC का ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब y2, तो इसमें देख रहे हैं y2 का मान, तो y2 के सामने क्या है f of A माइनस H माइनस y1, तो y1 यहाँ है, तो y1 का मान क्या है f of A बट x2, तो x2 का मान कितना है A माइनस H माइनस x1, तो x1 का मान कितना है इसमें, x1 का मान कितना है A से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या बच गया f of A माइनस H माइनस f of A, बटे नीचे क्या बच गया हमको माइनस H, क्या मिला हमको माइनस H। अगर इसमें हम लिमिट h टेंस टू 0 ले लें, लिमिट h टेंस टू 0 f of A माइनस H माइनस f of A बटे माइनस क्या H माइनस H, लिमिट h टेंस टू 0 f of A माइनस H माइनस f of A बटे माइनस क्या H। अर्थात इसमें अगर हम सेकेंड AC के ढाल में अगर हम लिमिट h टेंस टू 0 ले लें, लिमिट h टेंस टू 0 लें, तो ये हमको क्या मिल जाएगा स्पर्श रेखा AC का क्या मिलेगा ढाल। तो AC मतलब C पॉइंट A के किस तरफ है, लेफ्ट या राइट। तो हम देख रहे हैं चित्र में कि जो C है एक लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमको ये जो मतलब C से A पर अर्थात A माइनस H से A पर अप्रोच कर रहे हैं, किधर से लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे LHD। तो LHD बराबर सूत्र होता है लिमिट h टेंस टू 0 f of A माइनस H माइनस f of A बटे माइनस H। यह LHD बराबर, अगर RHD रहता तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी क्या प्लस, अर्थात f of A प्लस H माइनस f of A बटे H होता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में LHD RHD ये सब के सहायता से, मतलब ये जो थ्योरी करवाएं ये सब के सहायता से हम कुछ हिसाब बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस सब को कॉपी में नोट कर अच्छी तरह से याद कर लें। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन को पता करना है कि वह फलन अवकलनीय है या नहीं, तो उसको जांच करने के लिए जो भी हम बताए हैं ये सब बहुत उसमें अप्लाई होगा, बहुत लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब किसी फलन का LHD और RHD का फिनाइट वैल्यू, मतलब दोनों का वास्तविक मान अगर परस्पर आपस में बराबर हो गया तो वह फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी फलन का निकालना पड़ेगा LHD, उसके बाद उस फलन का क्या निकालेंगे RHD। जितना LHD आया उतने अगर RHD आ गया तो हम कहेंगे कि वह फलन